हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू विन द ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज। तो पहले इस अवार्ड के बारे में देखते हैं। ये अवार्ड जो है ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज, इसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम द्वारा एंड शंघाई म्यूनिसिपैलिटी जो है उसके द्वारा दिया जाता है। ये रिकॉग्नाइज करते हैं सिटीज को फॉर एडवांसिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो अलाइंड है आपके 2030 एजेंडा के साथ एंड न्यू अर्बन एजेंडा फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी सिटीज जो इस टाइप की आपकी परफॉर्मेंस शो करती है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार इंडिया की एक सिटी को ये अवार्ड दिया गया है विच इज त्रिवेंद्रपुरम, केरला। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्रपुरम को ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज, जिसे हम शंघाई अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। फाइन, जो अवार्ड है इस अवार्ड को रिसीव किया था त्रिवेंद्रपुरम के मेयर आर्या राजेंद्रन ने। ठीक है, along with the CEO of Smart City त्रिवेंद्रपुरम लिमिटेड राहुल शर्मा। और ये जो इवेंट हुआ था आपका सेरेमनी जो हुई थी वो आपका 2 नवंबर 2024 को हुई थी इन दी अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। एंड यहाँ पे 5 जो सिटीज हैं उनको सेलेक्ट किया गया था अलॉन्ग विद त्रिवेंद्रपुरम। कौन कौन सी सिटीज हैं? मोरक्को की अगादिर, मेलबर्न from Australia, Doha from Qatar and Iztapalapa from the Mexico. Okay. Next is who has been appointed as a brand ambassador for Jharkhand election by the election commission. तो इनमें से कौन से पर्सन हैं आपके जिनको एम्बेसडर बनाया गया था झारखंड इलेक्शन का बाय इलेक्शन कमीशन? इट इज योर MS धोनी। ठीक है, क्या नाम है इनका? MS धोनी। Next is India's first Mars and Moon analog mission has been launched in Dash to simulate life in an interplanetary habitat by the ISRO, that is Indian Space Research Organization. तो कहाँ पे ये आपका मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च इन दी लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में इसको जो है लॉन्च किया गया था। एंड जो ये मिशन है ये आपका कोलैबोरेशन है इसरो का AAK स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इन सब का ये आपका कोलैबोरेटिव मिशन था। जिस मिशन में कॉम्पैक्ट इनफ्लेटेबल हैबिटेट जो है जिसका नाम H1 रखा गया है, इसको वहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर फैसिलिटीज आपके प्रोवाइड की गई हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स फार्म, किचन, सैनिटेशन सिस्टम, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो भी एसेंशियल चीजें होती हैं। फाइन, अब ये आपका यहाँ पे बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो के आपके करंट चेयरमैन कौन है? इनका नाम है S सोमनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, Next is the scientists have discovered a sixth ocean located about dash kilometer above the surface of Earth's mantle. The ocean found in a crystalline structure of a blue mineral known as रिंगवुडाइट। तो रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं आपके उन्होंने 6th ओशियन डिस्कवर किया है। 5 ओशियन कौन से हैं? आपका पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक और सदर्न ओशियन। ठीक है, अब 6th ओशियन इन्होंने डिस्कवर किया है जो आपका सरफेस में ना होके वो आपको पता है 3 लेयर होती हैं आपकी, क्रस्ट, मेंटल और आपकी कोर होती है। ठीक है, मेंटल में ये लोकेटेड है आपका, ये मेंटल में जो आपका अर्थ की मेंटल लेयर है उसमें डिस्कवर किया गया है विच इज 700 किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे एक रिंगवुडाइट का नाम यहाँ पे आया है, इसके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप नोट कर लीजिए जो 6th ओशियन है, जो 6th ओशियन डिस्कवर किया गया है, इसका साइज ऐसा माना जा रहा है जो हमारे 5 ओशियन है, ठीक है, उनको मिला दें, अगर उन सब 5 ओशियन का पानी हम मिला दें तो उसके 3 गुना इसका पानी है, ऐसा माना गया है, इतना उसका साइज है। ठीक है, 3 times द साइज ऑफ ऑल द अर्थ सरफेस ओशियन कंबाइंड, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये जिस रिसर्च टीम ने डिस्कवर किया है उसके लीड आपके कौन थे? जियोफिजिस्ट स्टीवन जैकॉब्सन, ये इसके हेड थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फाइन, नाउ आप यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मेंटल है, जो आपकी क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है, तो कोर में जो आपकी
कोर से ऊपर मेंटल वाली लेयर होती है, मेंटल में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल होते हैं, उन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन है आपकी, ठीक है, अर्थ की जो ट्रांजिशन है वहाँ पे इसे डिस्कवर किया गया है। तो आप ऐसे लगा लो मेंटल, अगर ये वाला आपका पोर्शन है, ठीक है, जैसे ये आपका हो गया क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल और ये होगा आपका कोर, ठीक है। तो मेंटल में भी अपर कोर और लोअर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो गया, जिसके बीच में ये आपका जो ओशियन है वो डिस्कवर किया गया है, ठीक है। और किस फॉर्म में ये आपका देखा गया है, तो रिंग वुडाइट फॉर्म में। इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया गया है। इट अलाउज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड हाइड्रोजन एंड इट एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज, मतलब ना तो ये पूरा लिक्विड है ना ये पूरा सॉलिड है, तो ये स्पॉन्ज टाइप की तरह वर्क करता है। एंड रिंग वुडाइट जो है ये एक हाई प्रेशर्ड फेज होता है आपका मैग्नीशियम सिलिकेट का, जो फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से। तो मेंटल वाली आपकी जगह में ये है, तो ऊपर से इतना प्रेशर पड़ रहा है और साथ में ही आप जैसे ही अर्थ के अगर और डीप जाते रहोगे तो टेम्परेचर वहाँ बढ़ता रहता है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये इस फॉर्म में क्रिएट हुआ है, जो आपका अर्थ मेंटल के लगभग 525 से 660 किलोमीटर्स के आसपास एरिया में यहाँ पे देखा गया है, मतलब ऑब्जर्व किया गया है, डिस्कवर किया गया है। फाइन, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड साइंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 नवंबर को, जिसका थीम आपका था यूथ एट दी फोरफ्रंट। इसका एडिशन था 23rd एडिशन, जो हमने 2024 में ऑब्जर्व किया था। एंड 2024 का जो एडिशन था ये ऑब्जर्व किया गया था अंडर द एजिस ऑफ इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2024 till 2023। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस भी ऑब्जर्व किया था 2024 में, और ये वीक आपका ऑब्जर्व किया जाता है जिस हफ्ते में 11 नवंबर आती है, ठीक है। और इस बार 9 से 15 नवंबर को ये आपका ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 11 नवंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी आपकी 11 नवंबर को एज अ नेशनल एजुकेशन डे मनाई जाती है? इट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और इस बार हमने 2024 में इनकी 136 बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी। इसी के साथ आपको नोट करना है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1992 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया हैज जॉइंड द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ एसेट रिकवरी इंटरेजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, दैट इज ARINAP, टू कॉम्बैट इकोनॉमिक क्राइम्स एंड एनहांस एसेट रिकवरी कैपेबिलिटीज, इन विच ईयर इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ अ नेटवर्क एंड होस्ट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, दैट इज AGM। तो इंडिया जो है अपनी प्रेसिडेंसी यहाँ पे अज्यूम करेगा 2026 में, और ये मीटिंग भी, एनुअल जनरल मीटिंग भी होस्ट की जाएगी आपकी 2026 में, ठीक है। अब इंडिया को डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इस नेटवर्क में। एंड इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपकी देख लेंगे, विच इज राहुल नवीन जो है इसके डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ईडी का, और इसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं इस नेटवर्क की, विच इज एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। ये जो नेटवर्क है ये आपका एक मल्टी एजेंसी नेटवर्क है जो बेस्ड है आपका सियोल साउथ कोरिया में। इसका काम क्या रहेगा, कोई भी आपका इंडिविजुअल या कंपनी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा, ओके। टोटल इसमें 28 मेंबर जुरिस्डिक्शन है और 9 ऑब्जर्वर हैं। एंड ये ऑपरेट किया जाता है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ पेरिस फ्रांस बेस्ड कैमडन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क, दैट इज केरी, ओके। Next question है, the IIM Shillong has signed a MOU with which organization to launch an entrepreneurship training and incubation program in a northeast region। तो IIM Shillong ने SIDBI के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक के साथ आपका MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए? लॉन्च करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन प्रोग्राम को, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप के तहत स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल जो है, मॉडल प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें
30 सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को 18 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें क्लासरूम लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री हैज अमेंडेड द बाईसाइकिल रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अमेंड किया है बाईसाइकिल रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 को? तो इट वॉज अमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, अब जो आपका डिपार्टमेंट है अंडर दिस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा ये अमेंड किया गया है, जो एक्चुअल में नोटिफाई किया गया था 9 जुलाई 2020 को, और ये 1 जुलाई 2023 को इफेक्ट में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट की गई है, इसके वजह से या इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो एग्जेम्प्ट कर रही है, या इन्होंने गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड किया है मैन्युफैक्चरर्स को फ्रॉम दी मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म। किस चीज़ के लिए? इंपोर्ट करने के लिए 200 बाईसाइकिल रिफ्लेक्टर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा एग्जेम्पशन आपका है, ये एग्जेम्पशन एक्सटेंड किया गया है आपका फॉर द इंपोर्ट ऑफ रिफ्लेक्टर्स बाय बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेस। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे लागू की गई है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट, ग्लेशियर लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज अक्रॉस हिमालयन रीजन विटनेस्ड एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ -% in areas to a 5.91 lakh hectares in 2024 ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो अभी रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें बोला गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज 2011 से 2024 के बीच में 10.81% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है इन अ ग्लेशियल लेक्स। इनका जो एक्सपेंशन है वो हो रहा है, और 2011 से 2024 के बीच में 10.81% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। 2011 में ये एरिया आपका 5.33 लाख हेक्टेयर्स होता था, अभी ये इंक्रीज होके 5.91 लाख हेक्टेयर्स हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क है फॉर ग्लोबल फॉर अ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 33.7% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जो 2011 में 1962 हुआ करता था, अभी ये 2623 हेक्टेयर का हो गया है एज ऑफ सितंबर 2024। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंडिया में 67 लेक्स ऐसे आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे एक्सपेंशन जो है वो 40% से ज़्यादा है, जो दर्शाता है इस कैटेगरी को, इस जो इतने सारे लेक हैं इनको हमने जो है हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है वो हो सकता है, आउटबर्स्ट फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, अब कुछ एरियाज जहाँ पे जो हाई रिस्क कैटेगरी में आपके डाले गए हैं वो कौन कौन से हैं? ये एरिया आ जाता है आपका लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था अबाउट दी ट्रांस बाउंड्री रिस्क, मतलब जो ये ग्लेशियल एक्सपेंशन अगर होगा तो इससे ट्रांस बाउंड्री रिस्क भी बढ़ जाएगा विद दी भूटान, नेपाल एंड चाइना, जो जिनकी बाउंड्रीज हमसे लगती हैं, खासकर हिमालयन रीजन। ओके, अब इसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें जल्दी से जल्दी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है बनाना चाहिए, जिससे जो डिजास्टर होने वाला है उसे हम पहले ही जो है भाप पाए, और भाप लेंगे तो कम से कम जो है नुकसान हमारा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। राइट नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन की। तो इसके करंट चेयरमैन कौन है? खुशविंदर वोरा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। क्लियर है? Now next question है, Dash edition of Vietnam India bilateral army exercise which is Winbax 2024 was held in हरियाणा फ्रॉम 4th to 23rd नवंबर 2024। तो कौन सा एडिशन आपका रिसेंटली परफॉर्म किया गया था इन द मंथ ऑफ नवंबर? इट इज 5th एडिशन, जो आपका अंबाला और चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आपका कंडक्ट किया गया था, जो पंचकुला हरियाणा में लोकेटेड है आपका। ओके, नाउ इंडियन आर्मी के यहाँ पे 47 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो आपके रेजिमेंट ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है पहला एडिशन कब हुआ था? तो 2018 में जो है पहला एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में ये हुआ था पहला एडिशन। अब एक क्वेश्चन बन सकता है जो प्रीवियस एडिशन था 4th वाला, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हनोई वियतनाम में हुआ था 2023 में।
इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है वियतनाम की, तो पीएम कौन है इसके, पाम मिन चिन, कैपिटल है हनोई, करेंसी इसकी है वियतनामीज डोंग। Next is, which bank becomes the first Indian bank to offer a real-time tracking for cross-border payments through SWIFT Global Payment Innovation, that is SWIFT GPI के थ्रू इनमें से कौन सा आपका बैंक है, कौन सा पहला इंडियन बैंक बना है जो ऑफर कर रहा है रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? तो इट इज़ योर IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक। और IDFC फर्स्ट बैंक आपकी जो बेल्जियम बेस्ड स्विफ्ट है जिसका नाम है ला हुल्प, उसके मदद से, उसके कोलैबोरेशन से ये आपको प्रोवाइड करेगा इस फैसिलिटी को, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी आपकी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की। ओके, अब यहाँ पे जो बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को अंडर इट्स पे अब्रॉड फीचर। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। करंटली IDFC फर्स्ट बैंक के आपके एमडी CEO कौन है? इनका नाम है वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2050। Now next question है, recently in November which organization has approved a $200 million loan to support climate resilient agriculture transformation project in Kerala? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा इस फंडिंग को यहाँ पे अप्रूव किया गया है? इट इज़ योर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको फंडिंग को अप्रूवल मिला है सपोर्ट करने के लिए केरला के आपके केरला क्लाइमेट रेसिलेंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को, दैट इज KERA प्रोजेक्ट, जिसका मेन फोकस है दो चीज़ों पे। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करना फार्मर्स को, दूसरा है कि जो आपकी एग्रीकल्चरल बिजनेस है विच इज लेड बाय दी विमेन, उनको सपोर्ट करना। ओके, नाउ वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये फंडिंग जो है दी जाएगी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा, दैट इज IBRD, जो आपका आर्म है वर्ल्ड बैंक। ओके, with a tenure of 23.5 year term and 6 year grace period यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ जो ये $200 million है, ये आपका है लगभग 1655.85 करोड़। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि टोटल फंडिंग में से, टोटल फंडिंग क्या है इस प्रोजेक्ट की? 2365.5 करोड़। इस फंडिंग में से 1655.85 करोड़ आपका वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स IBRD प्रोवाइड कर रहा है, और रेस्ट आपका जो अमाउंट है वो केरला स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है विच इज 709.65 करोड़। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ USA हैज रिकॉग्नाइज्ड व्हिच बैंक एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 ड्यूरिंग इट्स 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स इवेंट, जो आपका वॉशिंगटन USA में हुआ था। तो इट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, SBI को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024। अब ये जो इवेंट था, ये इवेंट हुआ था ऑन द साइडलाइन ऑफ एनुअल मीटिंग्स ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन DC USA। ओके, नाउ SBI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। SBI के चेयरमैन कौन है करंटली? CS शेट्टी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट इज, हु इज अपॉइंटेड एज अ 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट ऑन combating piracy and armed robbery against ships in Asia Information Sharing Center, that is RECAP ISC in Singapore। तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी है जिनको अपॉइंट किया गया है 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? इनका नाम आपका है VD शेफेकर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, VD शेफेकर। और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से लेके ये आपका रहेगा 31 मार्च 2028 तक। ओके, एंड करेंटली जो है इस पोजीशन पे आपके हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, और इनको रिप्लेस कौन करेगा? VD शेफेकर। ओके, नेक्स्ट इज, नेम द फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज रिसेंटली इन नवंबर कंप्लीटेड इट्स मर्जर विद द नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इनमें से कौन सा फिनटेक है आपका? इट इज योर बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक जिसका नाम है स्लाइस, जिनका मर्जर हुआ है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। नाउ दोनों की ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। नाउ दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके करंट MD एंड CEO हैं सतीश कुमार कालरा। इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी गुवाहाटी, असम। ओके, नेक्स्ट आपका स्लाइस है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है एंड करंट CEO इसके हैं राजन बजाज, और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज
Which country has recently in October launched the 55 satellites into orbit using a Soyuz 2.1B rocket including 2 Iran's satellite? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर 55 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, जिसमें से 2 ईरान की सैटेलाइट्स भी थी? इट इज योर रशिया। रशिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और इनमें से 2 ईरान की जो सैटेलाइट थी वो है कौसर सैटेलाइट फॉर लैंड ऑब्जर्वेशन एंड हुदहुद सैटेलाइट जो है ये आपके कम्युनिकेशंस के लिए। नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च द Linosat, world's first wooden satellite into the space from NASA's Kennedy Space Center in Florida, USA। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने आपकी लिग्नोसेट जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको स्पेस में भेजा है? तो ये कंट्री है आपकी जापान। जापान का बनाया हुआ ये सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट है इसका मेन काम क्या रहेगा, ये ऑर्बिट करेगा अर्थ को 6 मंथ तक। जो आपका एक 10 क्यूबिक सेंटीमीटर सैटेलाइट है, डिजाइन किया गया है बाय द रिसर्चर्स ऑफ क्योटो यूनिवर्सिटी एंड होम बिल्डर्स सुमितोमो फॉरेस्ट्री इन जापान। अब ये जो आपकी सैटेलाइट है वुडन सैटेलाइट, इसे होनोकी से बनाया गया है, ओके, विच इज अ काइंड ऑफ मैग्नोलिया ट्री जो ट्रेडिशनली यूज होता है। आपका जो स्वॉर्ड शेल्स होती है ना, उनको बनाने के लिए यूज होता है, ओके। Next is which country has recently in November launched the Mitsubishi Heavy Industries H3 rocket carrying the Kiramiki No. 3 defense satellite? तो कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया है along with your Mitsubishi Heavy Industries? तो it is Japan, okay। Answer here is option number A। and जो सैटेलाइट है आपका Kiramiki No. 3 सैटेलाइट, इसे डिजाइन किया गया है फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। डेवलप किसने किया है? मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज एंड जेक्सा द्वारा, जो जापान की एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, ठीक है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। नाउ जापान की बात करें तो कैपिटल इसकी टोक्यो है, करेंसी है जापानीज येन एंड करंट प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल मोदी अलॉग कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत? मोदियोलॉग क्या है आपका? इट इज मोदी एंड डायलॉग, ओके। इससे ये आपका मोदियोलॉग बनाया गया है, वर्ड बनाया गया है एंड इट इज अ बुक जो आपकी लिखी गई है बाय अश्विन फर्नांडिस, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अश्विन फर्नांडिस आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के। इन्होंने ये बुक प्रेजेंट की है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। एंड इस बुक में आपका बेसिकली ये जो बुक है इसमें किसके बारे में बताया गया है? आपका जो वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस है पीएम मोदी जी की, जो रेडियो आपका शो होता है मन की बात, उससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे हाईलाइट्स दी गई हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द WHO's ग्लोबल tuberculosis report 2024, India has registered a -% decline in TB incident from 237 per lakh population in 2015, जो 2023 में 195 पर लाख पॉपुलेशन हो गया है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डिक्लाइन देखा गया है 17.7% का। और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में कि जो ग्लोबल डेथ कॉज है टीबी का वो भी आपका जो है कम हुआ है, कितने परसेंट से? 23% से फॉर 2022 से 2023 के बीच में ये आपका 23% डिक्लाइन हुआ है। पहले 1.32 था, अभी ये 1.25 मिलियन हो गया है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है जो WHO अफ्रीकन एंड यूरोपियन रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखी गई है इन अ नेट रिडक्शन इन दी TB इंसिडेंट रेट विच इज 42% इन अफ्रीका एंड 38% इन यूरोपियन रीजन, ओके। न्यू केसेस की बात करें तो ग्लोबली 8.2 मिलियन पीपल जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्हें टीबी हुआ है। 2023 की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर 2022 की कंपैरिजन में बात करें तो ये आपका जो है 7.5 मिलियन था 2022 में, अभी 8.2 मिलियन हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब कि लोगों को यहाँ पे टीबी हुआ है जिसकी परसेंटेज अभी बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट हाईलाइटेड टॉप 5 कंट्रीज विद contributed 56% of a global TB burden, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है which is 26%, then followed by Indonesia 10%, China 6.8%, Philippines 6.8% again and Pakistan with a 6.3%, okay।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं, जैसे 2023 में 5.7 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी फॉर टीबी प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। ओके, एंड हमारा 2027 तक टारगेट क्या है कि इस फंडिंग को हमें 22 बिलियन यूएस डॉलर करना है। ओके, नेक्स्ट इज 1 बिलियन यूएस डॉलर फंडिंग यहाँ पे दी गई थी टीबी रिसर्च के लिए, और ये फंडिंग हमें करनी है 2027 तक 5 बिलियन यूएस डॉलर, ऐसा टारगेट हम लेकर चले हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ग्लोबल टीबी ट्रीटमेंट कवरेज जो है 2023 में ये बताई गई है, इट वॉज 75%, एंड हमारा टारगेट क्या है कि 2027 तक हम इसे 90% करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस्टिमेशन दिया गया है कि इंडिया में 2023 में एस्टिमेटेड है कि 2023 में आपके कितने केसेस यहाँ पे देखे गए हैं, 27 लाख टीबी केसेस, जिसमें से 25.1 लाख वर डायग्नोस्ड एंड पुट ऑन दी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंडिया का ट्रीटमेंट कवरेज जो है ये आपका बड़ा है। 2015 में 72% हुआ करता था, अब 2023 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 89% था। इसके अलावा जो डेथ्स होती हैं टीबी से इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो जो टीबी से रिलेटेड डेथ होती है लोगों की, इसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। दैट मीन्स इस बार जो है डेथ्स जो है वो भी कम हुई है, विच इज डिक्लाइन बाय 21.4%। पहले 28 पर लाख पॉपुलेशन ये डेथ हुआ करती थी, अभी 22 पर लाख पॉपुलेशन ये हो रही है। ओके, दैट मीन्स कि ये काफ़ी सही चीज़ हो रही है। आई मीन यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ड्यू टू टीबी, तो इसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है मतलब वो अच्छे से हो रहा है, जिससे लोगों की जान बचाई जा रही है। ओके, नाउ WHO की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली इन नवंबर सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया in the 16th edition of QS World University Ranking Asia 2025। अभी रिसेंटली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया आपकी रिलीज की गई है 2025 की लिस्ट, जिसमें अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूशन की तो उसमें टॉप किसने किया है, IIT दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है, विच इज फॉलोड बाय IIT बॉम्बे। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, जो टॉप 100 में इंडियन यूनिवर्सिटीज शामिल हुई हैं। तो पहले नंबर आपका है IIT दिल्ली का, जिसकी ओवरऑल रैंक 44th है, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे 48th रैंक, IIT मद्रास 56th रैंक, IIT खड़गपुर 60th रैंक, देन IISc बेंगलुरु 62 रैंक, IIT कानपुर 67 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका 81 पे था। तो टोटल 7 यूनिवर्सिटी आपकी टॉप 100 में जो है शामिल हुई थी। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल जो आपकी लिस्ट थी उसमें टॉप किसने किया है, आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना का, जिसकी ओवरऑल स्कोर आपका 100 है, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग सेकेंड नंबर पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड पे, देन न्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अगेन फ्रॉम सिंगापुर, इसकी 4th रैंक थी, और फुडान यूनिवर्सिटी फ्रॉम शंघाई चाइना ये आपका 5th नंबर पे था। तो टॉप 5 इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में आपके ये हैं। ओके, इसके अलावा और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो देख लेते हैं। जैसे इस लिस्ट में 984 इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया था फ्रॉम द 25 कंट्रीज। 11 पैरामीटर्स पे बेस्ड ये रैंकिंग आपकी होती है, जिसमें इंटरनेशनल फैकल्टी, स्टाफ विद PhD, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इनबाउंड एक्सचेंज, इस टाइप के पैरामीटर्स आपके होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री जो रहा है वो आपका रहा है इंडिया, जिसने 162 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन यहाँ पे, मतलब इस लिस्ट में 162 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इसके थे। ठीक है, जिसमें से 22 आपके नए एडिशंस देखने को मिले थे, फॉलोड बाय चाइना जिसके 135 यूनिवर्सिटी थे, एंड जापान के 115 आपके इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी यहाँ पे शामिल थी। ओके, नेक्स्ट इज टोटल यहाँ पे 143 न्यू रैंक इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया था इस लिस्ट में, जिसमें जो हम नए इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं उसमें बात करें तो न्यू एंट्रेंट में टॉप किसने किया है, इस कैटेगरी में टॉप किया गया था एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग द्वारा, जिसकी आपकी ओवरऑल जो रैंक थी वो 212th रैंकिंग थी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट्स की। तो ओवरऑल जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उसमें से 59 जो हैं इन्होंने इम्प्रूवमेंट यहाँ पे शो किया है, मतलब इनकी रैंकिंग आपकी सुधरी है, इम्प्रूव हुई है। 51 ऐसी थी जिनका रैंकिंग कम हुआ है, एंड 31 स्टेबल थी। ठीक है, मतलब जिनकी कोई रैंकिंग में फर्क नहीं पड़ा है।
इसके अलावा मोस्ट इम्प्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है इस लिस्ट में टॉप किया है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट देखा गया है जिसकी रैंकिंग में वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, दैट इज UPES। ओके, नेक्स्ट सदर्न एशियन कैटेगरी में IIT दिल्ली ने जो है टॉप रैंक हासिल किया है अमंग दी 308 यूनिवर्सिटीज एंड IIT कानपुर आपका 6 रैंक पे था। ओके, नाउ QS की बात करें तो इसके करंट CEO हैं जेसिका टर्नर, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज बिकम द फर्स्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया टू जॉइन द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है इंडिया का जिसने UNEP ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है, विच इज योर कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट बेस्ड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो इसमें से आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है कैरियन ऑयल एंड गैस। ओके, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया है UNEP का ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप को, और इस MOU के तहत स्टैब्लिश किया जाएगा 5-year टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द मीथेन एमिशन। ये ध्यान में रखना है आपको। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज रिपोर्ट टाइटल्ड वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, इंडिया इज ऑन अ ट्रैक टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय डैश ईयर। तो रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने IEA ने एक रिपोर्ट आपकी रिलीज की थी WEO 2024 या वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, जिसमें मेंशन किया गया है कि बाय 2028 इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की। और यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की गई थी वो देख लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है बाय 2035 आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन जो है इंडिया का वो आपका ग्रो करेगा 70% तक। इसके अलावा सीमेंट आउटपुट जो है ये भी आपका इंक्रीज करेगा अप्रोक्सीमेटली 55% तक। वेरेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बोली गई है कि ये आपकी ट्रिपल हो जाएगी, 1400 गीगावाट ये हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था अबाउट कि जो 60 गीगावाट न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी है ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, इंडिया ऐड कर लेगा 60 गीगावाट ऑफ न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी, वेरस जो आपके ओल्ड प्लांट्स हैं वो आपके यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फ्रॉम कोल, जो कोल से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपकी बढ़ेगी ओवर 15%। क्लियर है? नाउ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या बोले गए हैं, जैसे कि जो एयर कंडीशनर का मार्केट है, जो स्टॉक है एयर कंडीशनर्स का इंडिया में, ये भी आपका ग्रो करेगा मोर देन 4.5 टाइम्स बाय दी 2035, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी जो है आपकी बढ़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, 2035 तक टोटल एनर्जी डिमांड जो है ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी बढ़ेगी 35% तक। ठीक है, पहले क्या बोला कि एयर कंडीशनर्स की जो डिमांड है ये आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो बढ़ेगी ही, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टेटेड एनर्जी पॉलिसी सिनेरियोज पे बेस्ड आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो प्लान्स हैं, वो शो करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ऐड ओवर 12,000 कार्स एवरी डे, मतलब हर दिन अंटिल 2035 प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया जो है ऐड करेगा 12,000 कार्स को। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे कार्स इंक्रीज होगी तो कार्बन डाई एमिशन जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया का जो कार्बन डाई एमिशन है इट विल अमाउंट टू 2.5 बिलियन टन्स इन दी 2035। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं फेथ बिरोल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1974। नाउ नेक्स्ट है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, द UPI ट्रांजेक्शन ग्रू 52% टू डैश बिलियन इन अ फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। तो वर्ल्ड लाइन की ये रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि इंडिया के मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो फर्स्ट हाफ था इसमें इंडिया की जो UPI ट्रांजेक्शन है वो बढ़ी है 52% से, विच इज योर 78.97 बिलियन। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें 2023 से, तो 2023 के फर्स्ट हाफ में 51.9 बिलियन की ट्रांजेक्शन्स थी, अब 52% का यहाँ पे इंक्रीज होके 78.97 बिलियन ये ट्रांजेक्शन हो गई है आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में।
फाइन। और यहाँ पे क्या चीज मेंशन की गई है कि मर्चेंट टू जो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन है ये पर्टिकुलरली आपकी बड़ी है, 40% से इसमें ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है, विच इज लीड टू, पहले ये आपका 2023 में 83.16 ट्रिलियन था, अभी ये 116.63 ट्रिलियन हो गया है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में। क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, इंक्रीज इन अ डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमें 17% का इंक्रीज देखने को मिला है, विच इज 8.96 मिलियन का। और कौन से बैंक्स यहाँ पे आपको जो है ऐसे मिलेंगे जो टॉप पॉइंट ऑफ सेल जिन्होंने दिखाया है, जिन्होंने शो किया है, तो आपका पहले नंबर पे आ जाता है एक्सिस बैंक, देन ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, RBL बैंक, देन बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक एंड कैनरा बैंक। तो इन सारे बैंकों ने जो है टॉप पॉइंट ऑफ सेल हमें शो किया है और कलेक्टिवली दे ऑल आर अकाउंटेड फॉर 95% ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे UPI क्विक रिस्पॉन्स की, इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है 39% का, विच इज अगर हम कंपेयर करें 2023 से तो 244.23 मिलियन ये आपका था जनवरी 2023 में, और अगर एज ऑफ जून हम बात करें 2024 की तो ये आपका हो गया है 340 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टॉप UPI प्लेयर्स आपको बताए गए हैं एज ऑफ जून 2024, तो इनका नाम आपको याद रखना है, फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्ड्स इन सर्कुलेशन। तो आप सभी को पता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स हम सभी यूज करते हैं, तो इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने जो है इन कार्ड्स को इश्यू करवाया है और ये हमें शो करता है 11% की ग्रोथ, ठीक है। एज ऑफ जून 2024 यहाँ पे मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में कि 1.451 बिलियन कार्ड्स यहाँ पे आपके सर्कुलेशन में है, जिसमें से क्रेडिट कार्ड है 103.8 मिलियन, डेबिट कार्ड है 979.71 बिलियन और प्रीपेड कार्ड इसमें से है आपके 367.5 मिलियन। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आ जाता है कि सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किसने किए हैं, टॉप 5 इशूअर्स कौन से थे, तो इनका नाम याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। वहीं पे डेबिट कार्ड किसने सबसे ज्यादा इशू किए हैं, तो SBI कार्ड, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड HDFC बैंक। अब अगर बात करें कि सबसे कितना परसेंट यहाँ पे इशू किए गए हैं कार्ड्स, तो अगर क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे पहले आ जाते हैं आपके, इन्होंने 71% कार्ड्स जो है इशू किए हैं, टोटल कार्ड्स में से आपके क्रेडिट कार्ड्स की जितनी लिमिट है उसमें से 71% आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इशू किए हैं, वेयरएज 24% पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा इशू कराए गए हैं। वहीं पे डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे बाजी मार ली है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने, इन्होंने 65% जो है डेबिट कार्ड इशू किए हैं, वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक यहाँ पे 25% पे रह गया है। क्लियर है। नाउ आपके कुछ और की पॉइंट्स हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है इसमें जो आपके मोबाइल के थ्रू की गई हैं, ऐप्स के थ्रू की गई हैं, इसमें भी हमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है, विच इज 46%, विच लीड्स टू दी 76.04 बिलियन इन अ फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। नेट बैंकिंग की यहाँ पे बात करें तो नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आपके बढ़े हैं 9% से, which leads to the 2.31 billion in first half of 2024। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टॉप 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जहां पे सबसे ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन देखी गई है एट अ फिजिकल टच पॉइंट्स 2024 में, तो ये आपका स्टेट आ जाता है महाराष्ट्र, देन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड दिल्ली। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पे ट्रांजैक्शन आपकी सबसे ज्यादा देखने को मिली है। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं वर्ल्ड लाइन की। इसके करंट CEO हैं मैक हेनरी डेस्पोर्ट्स। देन वर्ल्ड लाइन इंडिया के आपके CEO कौन है, रमेश नरसिम्हन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका पेरिस फ्रांस में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या जन प्रसारण दिवस, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 नवंबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड निमोनिया डे, 12 नवंबर को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम थी एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। नेक्स्ट है वर्ल्ड काइंडनेस डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 13 नवंबर को और 2024 में हमने ऑब्जर्व किया था इसका 27th एडिशन।
आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी अपने सजेशंस लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।